अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी पहले डाल लेते हैं उन पर एक नज़र। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी आखिरी मरहले में। साबिक वफाकी वज़ीर इजाजुल हक से खुसूसी गुफ्तगू। चौधरी निसार अली खान दोबारा गिनती में हार गए, तहरीक इंसाफ जीत गई। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, सबसे पहले तो ज़रा नज़र डाल लें कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के आखिरी मरहले शुरू हो गए। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो लग रहा है कि हुमा बैठ जाएगा परवेज़ खट्टक साहब के सर पर। फाइनली लगता है ऐसा है। अच्छा, क्योंकि पीटीआई के बारे में कुछ कहना मुश्किल है वसूख के साथ। हमारे परिंदे पेशावर में काम करते हुए बता अब तक की इत्तलात यही हैं, ठीक है, कि इमरान खान साहब ने उनको नामजद कर दिया है। ठीक है। इसी तरह से बलोचिस्तान में सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी हैं और उसकी पार्लिमानी पार्टी को भी लीड कर रहे हैं। ठीक है। और वो वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं। बिल्कुल। और उनकी पार्टी की बड़ी अक्सरियत उनकी हामी नज़र आ रही है। ठीक है। तो ये दोनों साहबान जो हैं वज़ीर आला बनेंगे, इम्कानात इसी के हैं। परवेज़ खट्टक और सनाउल्लाह ज़हरी। सनाउल्लाह ज़हरी, ठीक है। देखिए, जो परवेज़ खट्टक हैं इनको हमायत हासिल, या पीटीआई है, पीटीआई को हमायत हासिल हो चुकी है जमात इस्लामी की और कौमी वतन पार्टी की, जो शेरपाव साहब की पार्टी है। जी। पहले तो उसका नाम था पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप। अब उन्होंने ये तकल्लुफ छोड़ दिया है, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से खाइफ होकर अब कौमी वतन पार्टी बना दी। ठीक है। और परवेज़ खट्टक साहब उनकी पार्टी में भी रह चुके हैं। जी। पीपल्स पार्टी में भी रहे, अच्छा, फिर शेरपाव साहब के साथ भी रहे, रुकने असम्बली भी रहे, वजीर भी रहे। अच्छा अच्छा। तो इस लिहाज से एक तजर्बाकार शख्स हैं। एचईएसएम कॉलेज में तालीम हासिल की और गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी जो है उसमें भी तालीम हासिल की। अच्छा। तो इस लिहाज से एक पढ़े लिखे सर्द गर्म चशीदा शख्स हैं। ठीक। और मैं आपको बताऊं, मुझे पीटीआई के एक लीडर बयान करने लगे जी कि परवेज़ खट्टक साहब ने कौमी वतन पार्टी छोड़ दी, लेकिन अभी रुकनियत से इस्तीफा नहीं दिया अब तक भी नहीं। अच्छा, या अब तो खत्म अच्छा, हो गई ना। अच्छा, असेंबली कहाँ है हुजूर अब? जी, ठीक है। अच्छा, वो इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने कि सेनेट का इलेक्शन जो है दरपेश हुआ। ठीक है। तो उसमें एक बड़े सनतकार जो है कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने सेनेट के लिए टिकट, सेनेट के लिए यानी वो क्या कहना चाहिए, अरकान जो है उनकी हमायत हासिल करनी शुरू कर दी। ठीक है। क्योंकि अरकान असेंबली वोटर होते हैं ना। बिल्कुल। और 5-5 करोड़ रुपए की बोली लग रही थी। अच्छा, फी रुकने असेंबली। फी रुकने असेंबली। तो पीटीआई के से उन्होंने राब्ता कायम किया और कहा कि परवेज़ खट्टक साहब को कहें कि मुझे वोट दे दें। अच्छा। तो पीटीआई के एक रहनुमा ने परवेज़ खट्टक साहब से बात की कि भी उनके बारे में गौर कर लें, उनको वोट दे दें। उन्होंने कहा, देखिए, वोट तो आप मुझे कहेंगे तो शायद मैं दे दूं, लेकिन एक बात का ज़रा ख्याल कर लीजिए कि 5 करोड़ रुपए कीमत लगी हुई है उनकी तरफ से एक एक उम्मीदवार की, एक एक वोटर की। अगर मैंने उनको वोट दे दिया तो सारी उम्र ये कलंक का टीका जो है मेरे माथे पर रहेगा और लोग ये कहेंगे कि 5 करोड़ रुपए लेके इसने वोट दे दिया। बहुत खूब। तो मुझे अगर आप इससे माफ कर दें तो बहुत बेहतर होगा। हाँ। उन्होंने वोट नहीं दिया और 5 करोड़ का एक पैसे पर थूक दिया। ठीक है ना। ठीक है। इस लिहाज से जो पीटीआई का एजेंडा है और करप्शन फ्री
जो जमात इस्लामी भी चाहती है, और कौमी वतन पार्टी भी बहरहाल अब इस एजेंडे पर आएगी। तो उसके लिए एक मौजू वज़ीर आला होंगे वो, अपने समझ के एतबार से, अपने किरदार की कुव्वत के एतबार से। ठीक है, लेकिन शामिद साहब उनका एजेंडा तो बहुत बड़ा है, खाली ये भी एजेंडा और तो बड़ा है। देखिए, सूबे को मॉडल बनाना है। एजेंडे को वही तकमील तक पहुंचाएगा ना जो पहले, जो अपनी जात जिसके काबू में होगी। ठीक, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अभी तक तड़प रहे हैं हाँ, कि किसी तरीके से हुकूमत सादी का खेल शुरू किया जाए। बिल्कुल। और हुकूमत सादी का खेल शुरू होगा, मुस्लिम लीग नून मैदान में आ जाए, तो फिर आजाद उम्मीदवार उनकी बोलियां लगेंगी, और 5 करोड़ से कहीं ज्यादा लगेंगे। और इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं इस बोली में शरीक नहीं हूंगा। फिर देखिए जो होगा। तो जब आज वो शहबाज शरीफ साहब की दावत पर उन्हें मिलने के लिए तशरीफ लाए, जी, तो शहबाज शरीफ साहब ने उसके फौरन बाद जो प्रेस ब्रीफिंग की, उनकी मौजूदगी में ये कह दिया कि हम पीटीआई का इस्तेहकाक समझते हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी है वहां, वो अपनी हुकूमत बनाए, हम हुकूमत बनाने में कोई पुरजोश नहीं है, ना हम इस मामले में कोई पेशरफ्त करना चाहते। तो मौलाना ने वहां कहा तो पीटीआई का तो जाली मैंडेट है, इस तरह की गुफ्तगू की जो आमतौर पर मौलाना नहीं करते। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया वहां, और कोई एक तासुर दिया है कि मुस्लिम लीग नून साफ सुथरी सियासत जो है उसका, उस पर यकीन रखती है। और अगर इस बात पर लोग यकीन नहीं रख करें कुछ ना कुछ, तो यूं कह ले हम फिक्रा कि साफ सुथरी सियासत का आगाज करना चाहती है। ठीक है, चलिए एक नया बाब से, बिल्कुल। बाज लोग तो कहेंगे पुराना बाब है, तो बाज कहेंगे नया बाब है। जो कुछ भी है उसको किसी न किसी असूलों के ताबे हमारी सियासत को चलना चाहिए। ठीक है। और बलोचिस्तान जो है जी, उसमें तो जनाब तशरीफ लाए थे नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब जी, जो निगरान वजीर आला है। कल शाम को हमने चाय पी उनके साथ जी, और उन्होंने कहा जनाब हम तो सुरखरू हो गए। आपको याद है जब बलोचिस्तान गए थे तो बारोज़ई साहब ने बड़े एतमाद से कहा था कि इलेक्शन होंगे और मुनसफाना होंगे। शाम साहब वो तो उनकी कुर्सी की मजबूरी थी, लेकिन बाद में कुर्सी की मजबूरी तो पता नहीं क्या थी, हाँ। लेकिन उन्होंने ये बात बड़े यकीन से कही। बिल्कुल। और जो हमारे आईजीएफसी थे हाँ, अबेदुल्ला साहब जी, उन्होंने भी बड़े वसूख से कहा था कि इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त होंगे और इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अब एफसी ने भी जान पर खेला और कई जवान शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए, लेकिन बैलेट पेपर जो है उसके जरिए अपने हुक्मरान चुनने का जो अमल था उसकी उन्होंने हिफाजत की। लेकिन साहब बीएनपी मैंगल को तो अभी तक एतराज है। वो एतराज तो होगा, लेकिन बारोज़ई साहब ने तो कहा जनाब अगर धांधली होती तो मेरा अपना भाई कैसे हार जाता। बल्कि उन्होंने तो कहा उसके खिलाफ हुई होगी। तो अपने उनके भाई हार गए। असल में देखिए एक तो धांधली का मामला ये है कि जहां जहां जो शख्स हारा है ना वो धांधली का शोर मचा रहा है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं मुकामी लोग जो है ताकतवर होके वो झुल्लू चला सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका भी कुछ तरीक़ेकार होना चाहिए, कुछ शिकायत दी जाए इलेक्शन कमीशन को, फिर तहकीकात कर ली जाए। लेकिन अब नवाब हमारे जो है सनाउल्लाह ज़हरी, जिनका बेटा शहीद हुआ, जिनका दामाद शहीद हुआ, भतीजा भी जी, और जिनका भाई शहीद हुआ चंद रोज पहले इंतखाबी मुहिम के दौरान, तो अल्लाह ताला ने लगता यह है कि उनकी ये जो कुर्बानी है उसका सिला इस तरीके से दिया है कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बलोचिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। और कौमी सॉरी ये सूबाई असेंबली के अंदर। और इसके बाद पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और कुछ जेयूआई के भी कामयाब हो गए। जेयूआई तो खाना जंगी का शिकार हो गई ना जी, वहां दो ग्रुप उसके आमने सामने हो गए। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने उसकी जगह ले ली। ये मौलाना मुहिबुल्लाह का भी मुझे फोन आया था। अच्छा। वो भी धांधली का हंगामा मचा रहे थे। अच्छा, वो किसके खिलाफ? वो कह रहे थे जनाब हमें तो इन्होंने बस हम ऐसा ही जुल्लू चलाया है हमारे मुखालिफिन ने। जाहिर है उनके मुखालिफ जो थे पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी वाले, तो जनाब वो अपनी जगह दुहाई दे रहे थे। तो अब ये दुहाई जो है किसी कायदे ज़ाब्ते में आएगी तो देखेंगे। सनाउल्लाह ज़हरी इस वक्त एक मजबूत उम्मीदवार है जी। अब बलोच इलाका जो है उसके अंदर तो सारी बड़ी पार्टी जो है फिर मुस्लिम लीग नून है। शाम साहब, आपने सनाउल्लाह ज़हरी के बारे में एक दफा बताया था कि इनकी कैसे रिश्तेदारियां हैं और फिर कैसे कबायली असबियतें सारावान है ना। बिल्कुल, चीफ ऑफ सारावान, चीफ ऑफ झालावान, दो ही बड़े कबायली सरदार समझे जाते हैं ना। तो रईसानी कबीला जो है नवाब असलम रईसानी साहब
एक चीफ थे, ये दूसरे चीफ हैं। तो है। बहरहाल ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून लीड करेगी सूबाई असम्बली में। और एक बात बड़ी दिलचस्प कही जहरी साहब ने, उन्होंने कहा सिर्फ हुकूमत नहीं बननी चाहिए, अपोजिशन भी बननी चाहिए जी। और हुकूमत जो थी उसमें सारे वजीर शामिल हो जाते थे, सारे रुकन शामिल हो जाते थे। अब अल्लाह के फजल करम से बलोचिस्तान को एक अच्छी अपोजिशन भी मिलेगी मुमकिन तौर पे। वह सबको उन्होंने अपने साथ नहीं बिठाना। लेकिन कौन होगा अब JUI बैठ सकती है अपोजिशन में, BNP मैंगल बैठ सकती है अपोजिशन में, कुछ और लोग बैठ सकते हैं। पर जो भी है अपोजिशन का किरदार अदा करने की भी आदत अपनानी चाहिए। जी शाहबाज साहब, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप के सरबराह जनाब एजाजुल हक साहब, और हमारे और आज की ही खबर है शामी साहब कि वो PMLN के साथ भी उनको कोई इत्तेहाद हो गया। नहीं, PMLN तो देखिए PMLQ जो है जी, उसका भी मेरा ख्याल एक रुकन है असेंबली में। जी असेंबली में एक रुकन है बलूचिस्तान में, सॉरी कौमी असेंबली में दो हैं शामी साहब। दो हैं, दो। तो इनके ये एक है, ये एक है, गोया ये आधे हो गए। मैं तो समझा था बराबर की टक्कर हो गई। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब एक हल्के से आप जीत गए, एक से आप हार गए, 2 हल्कों से आपने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, 2 आपके अरकान मेरा ख्याल पंजाब असेंबली के मुंतखब हो गए। तो ये हारने और जीतने की कहानी क्या है? देखिए शामी साहब, बात यह है कि ये बात तो कही जा रही है कि जो लोग हार गए वो नुक्ताचीनी कर रहे हैं, लेकिन NA 191 यानी हारूनाबाद मेरा पुराना हल्का था और मुझे वहाँ ज़्यादा कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं 12 साल से वहाँ सियासत कर रहा हूँ और शायद मैं वाहिद सियासतदान होऊंगा जो पूरी कैंपेन के दौरान किसी एक शख्स से भी मुझे माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी। लोगों ने खुद मेरी कैंपेन चलाई, उन्होंने खुद ही माफ कर दिया। माफ कर दिया, माफी मांगनी नहीं पड़ी, पैसे भी दिए साथ, और सुना आपको प्रॉफिट भी हो गया है। वो चिश्तियां के हल्के में हुआ है जो मैं पहली दफा गया था। अच्छा। और आपको इस बात पे भी यकीन नहीं आएगा और कौम को भी यकीन नहीं आएगा कि एक पैसे का खर्चा नहीं हुआ और जो लोगों ने मुझे वहाँ सलामियाँ डाली हैं वो लाखों में थी, जो 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 मुझे उन्होंने डाली। लेकिन बात ये थी कौमी असेंबली की रुकनियत आपके निकाह में दे दी और सलामियाँ भी डाल दी, और 15 लाख से कम थी ना कि अभी मेरे बेटे की शादी हुई है तो लोग वो पहली दफा जिंदगी में देखा कि लिफाफे दे के जा रहे थे। और ये वहाँ ऐसा ही समा था जैसा कि चिश्तियाँ के अंदर। माशाल्लाह। आज तक कोई यकीन नहीं कर रहा कि मैं वहाँ से इलेक्शन हार चुका हूँ। अच्छा। आप देखें, बहुत सिंपल बात करूँगा मैं। हाँ जी। देखें, हारूनाबाद में हमारे जो रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने कोर्ट के बरामदे में टेबल लगाया, प्रेस को सामने बिठाया और 286 पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर्स को लाइनें लगा के बाहर बुलाया। एक एक ने आगे रिजल्ट दिया, लिफाफे सीलें खोली गई, रिजल्ट प्रेस के सामने अनाउंस हुए। चिश्तिया में रिटर्निंग अफसर ने रात को जब मुझे इतला मिली कि मैं जीत चुका हूँ, मेरे ओपोनेंट हार के घर जा चुके थे, अगले दिन 2 बजे तक मैं जीतता रहा हूँ और 4 बजे रिजल्ट अनाउंस करके मुझे इतनी लंबी लीड से हरवा दिया गया। किसी को प्रेस को अंदर नहीं जाने दिया, किसी कैंडिडेट को अंदर जाने नहीं दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी से मुलाकात नहीं की और सील कर दिया गया उस दफ्तर को, सिवाय इसके कि रिजल्ट जो अनाउंस किए गए हैं उनमें भी 2 या 3 मरतबा तब्दीलियाँ की गई। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कि आप पे जो तनकीद हो रही है, बराए मेहरबानी जो लोग आपको पटिशन्स दे रहे हैं आप उन हलकों में रिकाउंटिंग और वेरिफिकेशन करवा दें, तो पूरी कौम जो है वो जो सरापा एहतजाज बनी हुई है वो खामोशी से तो अंगूठा ऑडिट करवा लिया जाए वहाँ भी। जी बिल्कुल, वेरिफिकेशन करवा दें, क्योंकि मेरे पास 10 ऐसे पड़े हुए हैं सबूत जिसमें के अंगूठे और हैं और वोट और डले में, जो मैं इलेक्शन कमीशन को सुबह जाकर मैं पेश कर रहा हूँ। मगर ये मैंने सुना है कि बहावल नगर के इस इलाके में यजमान के और फिर इस ये तो जो एक खादम भट्टू साहब हैं वो भी लड़ रहे थे, तारक बशीर चीमा भी लड़ रहे थे, और वहाँ खादम भट्टू साहब का भी बड़े मुआवजे हुए, वहाँ बड़े अजीब तरीके से हारे हैं। जी, खादम भट्टू साहब जो है ना वो एक जो इलाका कहा जाता है, एक जांगली इलाका कहा जाता है। हाँ जी। जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, मिंचनाबाद का NA 188 है वो। ठीक। वहाँ पे एक रवायत थी कि हम शुरू करते थे 1 वोट से, वो शुरू करते थे 15,001 से। इस दफा क्योंकि नादरा की नई लिस्टें आ गई और 15,000 पहले डाल देते थे,
पहले डल जाते थे उनके। ठीक। इस दफा उन्होंने भी 1 से शुरू किया, हमने भी 1 से शुरू किया। अच्छा। और फिर रिजल्ट ये निकला कि आखिर में उनको 5 या 10 हज़ार वोटों से जिता दिया गया। और अच्छा। किसी ने एक मूवी बनाई कि एक बहुत बड़ा पैसों की अमाउंट थी, वो अदालत के किसी रीडर के पास से निकली है और फौज ने जाके वहाँ छापा मारा है। 3 करोड़ रुपए मैंने सुना है। करोड़ों रुपए थे। अब मैं आपको मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम। ठीक। वहाँ पे उसको पकड़ा है आर्मी के अफसर ने जाकर, और उसके बाद रिकाउंटिंग की गई है तो असगर अली शाह जो कि इंडिपेंडेंट लड़े थे खरगोश के निशान पर, उनको चंद हज़ार वोटों से वो जीत गए वहाँ से। तो वो कच्छ में बन गए। तारिक चीमा साहब को हरा दिया गया था। अच्छा। पहले तकरीबन, हालांकि मेरे वो मुखालिफ पार्टी से हमारी लड़ रहे थे, मतलब कि काफ लीग से लड़ रहे थे। उनके भाई तो आपके मुकाबले में थे ना? जी, उनके भाई मेरे मुकाबले में हारे हैं, लेकिन आज उनको जिता दिया गया। वो कोई बात नहीं, वो जो भी रिजल्ट, लेकिन अच्छा खासा फर्क है ताहिर बशीर चीमा के और मुझे मालूम है। वो रिजल्ट इसलिए कि वो मुझे जानते थे कि मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूँ मैं फिर घर तक पहुंचाता हूँ। ठीक। तो उन्होंने फर्क इतना कर दिया, ये मालूम हो जाएगा जब इलेक्शन में। तारिक चीमा साहब को जब हरवाया गया तो उनको भी 10-15 हज़ार वोटों से हराया गया, लेकिन उनके एमपीए जीत चुके थे और उन्होंने फिर 4-5 हज़ार लोग लेकर अदालत का घेराव किया और फौज को साथ ले जाकर वहाँ रिकाउंटिंग करवाई, और फिर वो वहाँ से 5 हज़ार वोटों से जीत कर निकले, या 3 हज़ार या 4 हज़ार वोटों। ये तो अदालती अफसरों के कारनामे भी ऐसे हैं माशाल्लाह। बस ये आप देख लें कि जो कुछ होता रहा है, और ये हुआ सारा कुछ इलेक्शंस वाली रात को है जो कुछ हुआ है। अब आप उसी पार्टी के साथ हैं जिसके एक कैंडिडेट ने आपको हराया 82,618 वोट लेके, और आपके थे 48,250। नहीं, वो तो उनकी अपनी पार्टी है कि दूसरी पार्टी। मेरी अपनी पार्टी है जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। वैसे इजाजुल हक साहब, वॉलंटरीली आपके जो वालिद साहब हैं उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी थी, वो भी तो उनकी पार्टी है। मैंने भी शामी साहब इस जमात के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 1997 से पहले जो हम तरीक़ें चलाते थे, 4 दफ़ा मैं जेल गया। मौजूदा भी पिछले 1 साल से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई हुई थी जिसमें कि करोड़ों रुपए के फंड्स मेरे हल्के में जो आज भी लगे हुए हैं उस पर खादिम आला पंजाब का नाम ऊपर लिखा हुआ है और हमारा बजरिया एजाजुल हक हाजी यासीन चौधरी गुलाम मुर्जा उसके नीचे लिखा हुआ था। लेकिन आखिरी दिनों में कुछ हमारे मामलात इस किस्म के हो गए कि एक शख्स को जिसे टिकट दिया गया आपके मुकाबले में, मेरे मुकाबले में, वो इश्तिहारी था। अब आपको ये समझ नहीं आएगी कि इश्तिहारी क्या होता है। नहीं, मुझे पता है इश्तिहारी क्या होता है। पंजाबी जानते हैं इश्तिहारी क्या होता है। अच्छा, 21 मार्च को कस्टम स्पेशल जज ने उसके वारंट गिरफ्तारी निकाले। 15 अप्रैल को उसकी फैक्ट्री पे कामरान लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड विहारी रोड मुल्तान पे मखदूम रशीद थाने मुल्तान की पुलिस ने छापा मारा और उसके मुलाजिम ने ये लिख कर दिया कस्टम्स वालों को कि साहब मुल्क से बाहर हैं या साहब बाहर हैं और कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। जब ये 16, 17, 18 तमाम टेलीविजन पे पट्टी चलती रही कि फलां शख्स इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया है। नहीं तो उनके तो कई अरब के वाजबात थे उनके ऊपर, तो मेरा ख्याल है 98 करोड़ रुपीस का घपला है। मतलब कि जो अच्छा 98 करोड़ से साबित हुआ है। अच्छा, करोड़, तो मैं समझा था 2-3 अरब है। नहीं, पूरा 2.25 अरब है। अच्छा। 20 अरब रुपए का घपला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है जो सामने आया ये। और वो टिकट होल्डर थे मुस्लिम लीग नून के। नहीं, 15 तारीख अप्रैल की उसकी फैक्ट्री पे छापा पड़ा है और 16, 17, 18 टीवी पे पट्टियां चलती रही हैं कि ये इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए और इनकी फैक्ट्री पे छापा पड़ा है। और 19 तारीख को वो टिकट लेकर और वहां इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। अच्छा, और वो फिर शिकस्त खा गए और वहां से वो रहे। वो शिकस्त तो खानी थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सियासत का तो बैकग्राउंड उनका था नहीं, कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं था। हाँ, 10-20 करोड़ रुपए उन्होंने वहां जरूर लगाए, जिसकी वजह से उनको ब्रेक लेनी है। शाम साहब हमें ब्रेक, एजाजुल हक साहब एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब एजाजुल हक साहब। और एजाजुल हक साहब शामी साहब बता रहे थे एक फ्रॉड के बारे में। एजाज साहब, ये आप जो स्कैम की बात कर रहे हैं अरबों रुपए का, ये कैसे हुआ, ये है क्या? ये बहुत बड़ा एक माफिया ग्रुप था शामी साहब जो 4 रुपए 70 पैसे फी लीटर डीजल इंपोर्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया से और 70 रुपए फी लीटर यहाँ भेज रहा था। सुभान अल्लाह। लेकिन कस्टम्स को ये डिक्लेयर हो रहा था कि ये क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल पे 0 ड्यूटी है और डीजल पे फ्लक्चुएट करती है 15 से 25% तक। अच्छा। वहाँ पे जो शिप्स आते थे क्रूड ऑयल के नाम पे, होता डीजल था उनके अंदर,
बाकायदा सैंपल जाते थे, कस्टम वाले इंटेलिजेंस वाले लेके भेजते थे लेबॉर्ट्री में, और लेबॉर्ट्री डीजल को क्रूड ऑयल की रसीद दे के वापस भेज देती थी। ये तो कस्टम की मिली भग से होता होगा ना? तमाम मिले हुए थे। ये तो कोई शरीफ आदमी 2011 में कस्टम के इंटेलिजेंस का हेड आया, जिसने जाके खुद पर्सनली उसका सैंपल लेके जब टेस्ट किया तो पता लगा डीजल है। फिर मालूम हुआ कि 20 से 25 अरब रुपए का डीजल जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किया गया, जिसमें मियाँ अब्दुल रशीद साहब इनके लीडर थे और बाकी लोग जो थे वो शेयर होल्डर थे। 2.25 अरब रुपए का ड्यूटी पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से 1 अरब रुपया इन्होंने अपनी जेब में डाला और बाकी पता नहीं किस किस को दिए। और फिर इलेक्शन लड़ा आपके मुकाबले में? मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और वहाँ भी करोड़ों रुपए खर्च किए, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन चाहिए थी, ताकि कल को मैं ये कह सकूँगा कि जी मैं MNA बन गया हूँ तो फिर तो कोई इंसाफ ही इंसाफ है। अगर नहीं भी बना तो ये कह दूंगा जी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी मेरे खिलाफ। आज भी उनके अरेस्ट के वारंट निकले हुए हैं, आज भी वो मतलूब हैं स्पेशल जज कस्टम्स को, आज भी उनके पीछे पुलिस है, लेकिन पकड़ कोई नहीं सकता उनको। एजाज साहब ये बताएं कि आपने इमरान खान साहब की इयादत की, सुना है कि कियानी साहब ने उनमें और नवाज शरीफ साहब में सीज फायर करा दिया है, क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए ये तो शामी साहब मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं बड़े अच्छे अंदाज में, और मेरे ख्याल में वो पहला दिन था कि कमरा शिफ्ट हुआ था और वो एक बहुत अच्छे मूड में थे। मैं कोई तकरीबन 40-50 मिनट उनके साथ रहा हूँ और उनकी सोच जो उस वक्त मुझे लगी है कि वो एक चेंज पर्सनैलिटी थे और वो चाह रहे थे कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस जो हैं उसका मिलकर मुकाबला किया जाए। और यही कहने मैं गया था मंसूरे भी, और यही कहने मैं गया था इमरान खान साहब को भी। रायवेंड नहीं गए आप? रायवेंड देखें, हमने तो वॉलंटरली अनकंडीशनली सपोर्ट उनको दे दी है। और इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, रायवेंड को चाहिए कि वो हर के पास चल कर जाए, मंसूरे भी जाए, एजाजुल हक साहब को भी बुलाए, शेख रशीद साहब को भी बुलाएं और इमरान खान साहब के साथ भी बैठें जाकर। अच्छा। क्योंकि ये चैलेंजेस जो है मुल्क को, ये शामी साहब इतनी आसानी से तय नहीं होंगे। जितना भी बड़ा मैंडेट है, आप देख लें कि मरकज़ में नून लीग है, पंजाब में नून लीग है, सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी को वो मैंडेट दिया गया है जो मोहतरमा बेनज़ीर का जब हादसा हुआ था, जो सिंपति वहाँ थी उस वक्त थी, शायद सिंध में कभी आइंदा नहीं होगी। उससे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी को, उसकी कारकर्दगी जो पिछले 5 साल की रही है आपके सामने है, उससे ज़्यादा सीटें उनको देकर ये साबित किया गया है कि ये जो लोग इतराज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब को बाहर ले जा रहे हैं इलाज के लिए या चेकअप के लिए? मेरा तो ये ख्याल था कि जो वहाँ उनके एक मौलज आए थे मिलने के लिए, ये कहा जा रहा था कि शायद अगले 1 हफ्ते में उनको छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन हो सकता है कि चेकअप के लिए दोबारा, क्योंकि उनके जहाँ पे चोट लगी हुई थी कि वो लेटे हुए थे एक खुशगवार माहौल में, क्योंकि हो सकता है कि उसको चेकअप के लिए बाहर ले जा रहे हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी उससे वो बाहर हैं अब। अच्छा, अब मुस्तकबिल का क्या मंजर देख रहे हैं आप? जो चैलेंजेस कर रहे हैं बार बार, वो क्या चैलेंजेस हैं? शामी साहब देखें, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मुल्क को जो है ना, कि पहले 100 दिन की बात की जाती है आने वाली हुकूमत, सबसे पहले तो इनको वॉर अगेंस्ट टेरर की जो पॉलिसी है उसको इंडिजिनस बनाना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाकर, उसमें अमेरिका भी हो, उसमें फ़ौज भी हो, उसमें तमाम पार्लियामेंट के अरकान भी हों, और इस पूरी पॉलिसी को रिव्यू करें कि क्यों हमें 40,000 से ज़्यादा जानों को नुकसान उठाना पड़ा, क्यों हमें अफवाज पाकिस्तान के इतने लोगों को शहीद कराना पड़ा जितने 65 और 71 की जंग में नहीं हुए। और इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को पेंटागन से निकाल कर पाकिस्तान लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका से लड़ाई लड़ें। पाकिस्तान में कहाँ पर? कहाँ लाएंगे? इस्लामाबाद, लाहौर लाएं, पेशावर लाएं या इस्लामाबाद ले जाएं? इस्लामाबाद लाएं। और हमारी पिंडी तो ना ले जाएं? नहीं, पिंडी से भी निकालें उसको, इस्लामाबाद लेकर आए। अच्छा। और हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी को IMF से निकाल कर इस्लामाबाद लाना पड़ेगा। ये अगर नहीं किया जाएगा, देखें सिंध में इस वक्त जब तक कराची के हालात ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। तो आप तो बड़े बैंकर हैं माशाल्लाह, तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं, खासतौर पर बिजली का बहरान, वो कितनी जल्दी को दुरुस्त हो सकता है? ये जितनी जल्दी हुक्मरान अपने पेट पे पत्थर बांध लेंगे और अवाम के पेट से पत्थर उतार देंगे, ये उतनी जल्दी हल हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है। अगला लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन सप्लाई और डिमांड में इतना फ़र्क नहीं है।
आज भी अगर सर्कुलर डेट उतार दिया जाए तो 1 या 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी। लेकिन वो जो 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है उसको उतारने के लिए अपने पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे हुक्मरानों को, कौम को इत्मीनान में लेना पड़ेगा कि ये मुश्किलात हैं, हम भी तंबू लगा के रहेंगे। आप भी पत्थर बांध लेंगे या पत्थर मारने वालों में होंगे या बांधने वालों में होंगे? देखिए, मैंने तो ये कहा है कि मैं गैर मशरूत पूरी हमायत करूँगा हर उस इशू पे जो पाकिस्तान के हक में होगा, पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी, खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अवाम के, मैं पूरी हमायत करूँगा। जहाँ मैं समझूंगा कि ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम में नहीं है, शामी साहब, मैं उस पर तनकीद ज़रूर करूँगा। बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया एजाज उल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। $500 मिलियन चाहिए वो कह रहे हैं बिजली के लिए सिर्फ उसके बाद फिर देखिए अभी तो कुछ करना पड़ेगा ना जी। ये हिम्मत तो है उनके पास, अच्छी टीम है नवाज शरीफ साहब के पास, इसाक डार साहब हैं माशाल्लाह। देखिए जो वजीर खजाना थे उस वक्त जबकि शदीद क्राइसिस था एटमी धमाकों के बाद, उन्होंने मईशत को संभाला और डॉलर को बांधा। डॉलर जो था वो 40 रुपए से फिर 60 रुपए तक रहा और डॉलर को उन्होंने 40 रुपए पर रोका उन्होंने डॉलर को। बिल्कुल। तो बड़ा, और दूसरे लोग भी हैं। तो शामी साहब, अभी जो ताज़ा खबर आ रही है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने बुलाया है सारी सियासी क़यादत को खाने पर दावत दी है जी, तो अच्छी बात है, जाएं ऐवान सदर में। ये भी एक अच्छा जेस्चर होगा अगर उन्होंने बुलाया है तो। अभी तो मुबारकबाद का पैगाम भी नहीं आया उनका, मेरा का फॉर्मल कोई। हाँ, फॉर्मल पैगाम नहीं आया, लेकिन वो शायद चीनी कुछ डिग्निटरीज हैं उनके एजाज में। वो चीन के वजीर आजम आ रहे हैं, बिल्कुल, उसमें बुलाया होगा तो उसमें तो खैर जाने चाहिए सबको, लेकिन बेहतर होगा कि मुबारकबाद का पैगाम भी पहले भेज दें। जी ठीक है। जब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे अगर मुमकिन हुआ कि आज आपके सवालात भी प्रोग्राम में मुमकिन नजर आ नहीं रहा कि आपके सवालात आज प्रोग्राम में शामिल हों, तो लिहाजा वो कल शामिल कर लेंगे। लेकिन अभी आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले एक छोटी सी तस्हीह के, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जब 500 अरब रुपए सर्कुलर डेट की बात हुई तो मैंने $500 मिलियन को ट्रांसलेट किया। इट्स नॉट 500 मिलियन, इट्स $5 बिलियन, $5 अरब की बात हो रही। $500 मिलियन नहीं जी, वो तो 50 जी, वो तो $50 करोड़। तो $5 अरब की बात हो रही। जी शामी साहब, चौधरी निसार अली खान, एक रिकाउंटिंग हुई और चौधरी साहब एक सीट अपनी खो बैठे, जो सूबाई असेंबली की सीट। जी, चौधरी साहब के हलकों में बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है। कई हलकों से इलेक्शन लड़ा है, कौमी और सूबाई से। जी, एक हलके से कौमी से भी हारे हैं जी, और ये जो एक निश्चित सूबाई है PP7, इस पर भी उनके वोट कम पड़ गए। ठीक है, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट। ये आप देखिए चौधरी निसार अली खान उन लोगों में से हैं जो धांधली नहीं कर सकते। तो इस नशिस्त को गोया हम धांधली की करेक्शन ना समझे। नहीं, धांधली की करेक्शन नहीं है। धांधली होती तो फिर 10,000 15,000 का फर्क पड़ जाता चौधरी निसार अली का। अच्छा, चौधरी निसार अली, देखिए उनके जो कुलीग्स हैं ना, वो ये समझते हैं कि वो जरा उनकी गर्दन जो है वो जरा अकड़ी होती है। वो आपका मोबाइल फोन नहीं रखते अपने पास, उनका एक अपना स्टाइल है। लेकिन उनकी दयानत और अमानत ये शक व शुबे से बालतर है। अच्छा, हाँ, आप उनके मजाज से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके असलूब से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो अब नाक की सीट पर चलने वाले आदमी हैं। उनके हाथ, मैंने नहीं, यानी एक किसी भी किस्म की बेकायदगी जो है मेरी इत्तला के मुताबिक। लेकिन वो फप्तियां तो कसी जाती हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भाई एक सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जो लोग, आप उनकी पूरी जिंदगी जो है गुज़श्ता कई अशरों से सियासत में है। ये देखिए, ये जो गिनती है ना वोटों की जी, जब ये आप हजारों लाखों वोट गिन रहे होते हैं तो इसमें मुगालता हो सकता है, इसमें गिनती गलत हो सकती है। ठीक है, और इसीलिए पहले जब मेरे बचपन में मुझे याद है 2 गिनतियां होती थी, एक कच्ची गिनती कहते थे, एक पक्की गिनती कहते थे। अब बचपन से इलेक्शन आपको पता? हाँ जी, मुझे पता। अच्छा, तो वो हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन ऐसे होते। ठीक है, फिर मुझे मालूम नहीं हुआ, फिर मैंने आज कंवर दिलशाद साहब जो है सेक्रेटरी साबक इलेक्शन कमीशन के, उनसे भी बात की। अच्छा, मैंने कहा उन्होंने कहा जी 1976 का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है जो भुट्टो साहब ने इजाद किया था, उसमें ये गिनती जो है बस एक ही दफा होती है, और वो सिर्फ पोलिंग स्टेशन पे। ठीक है, उसके बाद रिटर्निंग अफसर तो उन गिनतियों के बस इदाद शुमार बनाता है। अच्छा। अब इसी वजह से बड़ी शिकायत होती हैं
जो रिटर्निंग अफसर जो है वो कुछ नहीं कर पाता, प्रिजाइडिंग अफसर जो है कुछ भी कर ले, इलेक्शन कमीशन का अमला वो मिल जाता है, वो तरह तरह यानी वोट जो है वो चोरी हो जाते हैं, फराहम कर दी, ये भी बिजनेस बन गया है अब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम का। तो अब आप देखिए इसलिए वोटों ये जो दोबारा गिनती है ना, ये कच्ची गिनती और दूसरी पक्की गिनती लाजिमन होनी चाहिए। ये कच्ची गिनती वो गिनती यानी जो पोलिंग स्टेशन पर हो जाती है। अच्छा, कानून तो ये कहता है कि आप गिनती करके लिख के दस्तखत कराएंगे पोलिंग एजेंटों के, वहां अनाउंस करेंगे। अमलन ऐसा नहीं होता हर पोलिंग स्टेशन पर, और गिनती बदलती है, बंडल बदलते हैं, वोट डाले जाते हैं। और मुझे तो ये भी मालूम हुआ, आप कराची में चले जाएं कई दूसरे मुकामात पर पोलिंग स्टाफ का भी ऑडिट करें। प्रिजाइडिंग अफसर ग्रेड 18 का अफसर हो सकता है सिर्फ, लेकिन यहां लल्लू पंजू जितने थे वो प्रिजाइडिंग अफसर बना दिए गए। ठीक, तो ये सारा तमाशा लगा हुआ है, हर जगह पे ऑडिट होना चाहिए और ये बहुत जरूरी बात है। शाम साहब, सईद म्यो साहब हैं हमारे साथ लाइन पे मौजूद, कनाडा से। जी, कनाडा से। उन्होंने फोन किया कि मैं ये कुछ इस मामले में गुफ्तगू करना चाहता हूं दादली, तो उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं जी। सईद म्यो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शामिल साहब, भाई। हाँ जी, बताइए जनाब, आपकी क्या राय है, तजर्बा क्या है इलेक्शन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, धांधली का जी। हाँ जी शामिल साहब, सबसे पहले तो एक चीज का मैं इतराफ करना चाहता हूँ। अच्छा, कि हम लोग पहले, मैं मुस्लिम लीग नून में अच्छा था, तो हम लोगों ने सिर्फ वोटिंग की ही धांधली नहीं की थी, कि हम लोग जो इलेक्शन कमीशन के अमले से लेकर और अदालत का जो अमला है वहां तक जो पोलिंग स्कीम बनती थी वो सब की सब हम अपनी मर्जी से बनवाते थे। अपनी मर्जी से हम लोगों ने वोट कास्ट करवाते थे, और उसके बाद काफी लोगों को ले जाकर जिस तरह बाहर से और वो वोट कास्ट करवाए जाते थे। नहीं, ये किस हल्के में थे आप? ये पीपी 126 था, उस वक्त सुहेल भट्ट साहब का हल्का था। अच्छा। और उस वक्त अखबारात में मेरी इश्तिहार भी लगा था कि खबर लगी थी कि जी सईद में जो पीपी 126 से चीफ इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज है उसको परवेज साले ने अगवा कर लिया। सारे अखबारात के अंदर ये खबर लगी थी उस वक्त। ठीक है, तो क्या किया था आपने? लेकिन वो धांधली हम लोगों ने की थी, नून लीग ने ही की थी। अच्छा। और उस वक्त हम लोगों ने ही वो हल्का जहां से कभी मुस्लिम लीग नून नहीं जीतती थी, क्योंकि अमर सद्दू और इसके जो सराउंडिंग से फर्स्ट टाइम हमने वहां से नून लीग को सुहेल भट्ट को जितवाया। क्या हुआ, आपने कहीं चोरी कर लिए थे बैलेट बॉक्स या रिश्वत में ले लिए थे? हमें प्रोवाइड किए गए थे अपने कैंडिडेट्स की तरफ से कि आप ये लोगों को देंगे और ये लोग जो है जाकर वोट कास्ट करेंगे। कितने बैलेट पेपर्स थे? तकरीबन उस वक्त मुझे याद है कुछ 7,000 के करीब बैलेट पेपर की कॉपियां आई थी। ये आप भी उसमें शामिल थे? माशाल्लाह जी बिल्कुल, मैं उसका इतराफ करता हूं कि मुझे आज एहसास हो रहा है कि जो इमरान खान के साथ इन लोगों ने ज्यादती की है, ये बिल्कुल इलेक्शन की ज्यादती नहीं है, ये प्री प्लान्ड। ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ये इस मामले के अंदर इतने खोचल नहीं, इन्हें पता ही नहीं है कि इनको किस तरह से हराया गया है। अच्छा, इनके साथ हर जगह के ऊपर किसी हल्के को ले लें, आप एक की बात ना कहें ना कि ये चिड़िया सरकार में अगर, लेकिन अगर उनको आप पहले बता देते हैं के लिए शफकत महमूद साहब को एक सीट दे दी, आप किसी हल्के को ले लें, हर जगह से आपको रिगिंग मिलेगी। अगर पहले आप ये इंकशाफ कर देते, उन लोगों को बता देते तो बेहतर होता ना, वो चौकस हो जाते। अच्छा, आप लियो साहब ये बताइए रिगिंग पकड़ी कैसे जा सकती है? इमरान के जलसों में खड़े होते थे जाकर, आपको तो पता है चौधरी साहब जैसे लोग, महमूद रशीद जैसे लोग, ये प्री मतलब हमारे पार्लियामानी लीडर रहे पहले, ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। आपको तो पता है लड़ा जाता, असल इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस में, प्रिजाइडिंग का जब हमारा हम पोलिंग स्कीम बनवाते हैं, असल इलेक्शन वहां लड़ा जाता है। मेयो साहब, आप तो कनाडा में बैठे हुए हैं, आप ये बताएं ये इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सर, इसको ठीक है किया जा सकता है कि ये जो आज सब लोग मिलकर हम पाकिस्तान की तब्दीली के लिए, मेरा भी दिल करता है मैं भी अपने घर को वापस आ जाऊं, वही जिसी तरह के इमरान खान ये तब्दीली लाना चाह रहा था मुल्क के अंदर, मेरा भी दिल करता है कि मैं सुबह कुछ लपेट कर वापस अपने घर को आ जाऊं। आप लोग बहुत शुक्रिया सईद म्यो साहब, हमारे देखिए तरीका वही है, अंगूठा ऑडिट किया जाए जी, और फिर गिनती कच्ची और पक्की गिनती अलग अलग हो, ये यानी अंगूठा स्टाफ का भी एडिट हो। ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। हाँ। और फिर हम एक ऐसा इलेक्शन हासिल कर सकेंगे हमारे प्रोग्राम में जिस पर कोई एतराज न कर सके। अब तक शामी साहब 3 तजावीज, एक अंगूठा ऑडिट,
नंबर 2 कच्ची और पक्की गिनती 2 बार और फिर स्टाफ का ऑडिट। मैं अगर ये कहता तीनों कि इकदाम पूरे हो रिजल्ट जाए, उलट दिए गए हैं। हाँ, ये मुझे तो ये मुकामी हरकतें नजर आती हैं, जैसे सईद मूसा बता हाँ रहे जी, थे। जहाँ माशाल्लाह इंडिया से जियाले मौजूद होंगे, ठीक है। जहाँ ममता है वहाँ डालडा है। शामिल साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।